प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन अमेठी के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आदत्त याचना कॉल्स इन एरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रो रेटा बेसिस अलॉटमेंट के बारे में पढ़ा था और यह एक महत्वपूर्ण पोर्शन था बोर्ड के दृष्टिकोण से, इसलिए प्रो रेटा बेसिस अलॉटमेंट या आनुपातिक आवंटन को आप ध्यान से देखेंगे। अब अगली बात जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो है आदत्त याचना। इसको इंग्लिश में कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। बिल्कुल साधारण सी भाषा में आदत्त याचना का मतलब ये है कि आवेदकों द्वारा आवेदन की धनराशि मिल जाने के पश्चात आगे आवंटन या याचनाओं में से कोई सी भी राशि यदि मांगी जाती है और कोई भी अंशधारी उस राशि को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो जो राशि नहीं मिल पाती उसे आदत्त याचना के नाम से हम जानते हैं। नोट्स बनाने के लिए छात्रों इसकी थियरी को पहले देख लें। साधारण शब्दों में आदत्त याचना कॉल्स इन एरियर का आशय मांग की बकाया राशि से है। मीन्स जो मांग की गई है उस पर जो राशि नहीं मिल सकी वही बकाया राशि है इसकी। अर्थात यदि कोई आवेदक कंपनी द्वारा मांगी गई आवंटन या इसके आगे की किसी भी याचना राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी के लिए न प्राप्त हो सकी राशि ही आदत्त याचना होती है। इसके बारे में थोड़ा सा एक नोट है, इसको ध्यान देंगे। साधारणतः अवशिष्ट याचना खाता नहीं खोला जाता है, कारण कंपनी अधिनियम में इसके संबंध में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, इसलिए अवशिष्ट याचना खाता खोलना अनिवार्य नहीं है। मीन्स फॉरेन कंपनियां अक्सर जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपने यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलती हैं, लेकिन भारत में कुछ कंपनियां याचनाओं की कोई राशि न मिलने पर या कम मिलने पर आदत्त याचना खाता खोल लेती हैं। तो इसकी जर्नल प्रविष्टियाँ भी दो प्रकार से की जाती हैं। अगर कोई कंपनी आदत्त याचना खाता नहीं खोलती है तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, और अगर कोई कंपनी आदत्त याचना खाता खोलती है तो हम उसके लिए कैसी जर्नल एंट्री करेंगे, दोनों के बारे में हमने चर्चा किया है। तो जब आदत्त याचना खाता न खोला जाए तो जिस भी याचना की राशि हमें मिल रही है, चाहे वो अलॉटमेंट हो तो यहाँ अलॉटमेंट भर लेते हैं, प्रथम याचना हो तो यहाँ प्रथम याचना भरेंगे, द्वितीय याचना, ऐसे जो भी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ रखा है। तो जब धनराशि मांगने पे तो पूरी मांगी जाती है, लेकिन जब मिलती है तो हम एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, यहाँ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, कुछ भी आप भर सकते हैं। तो ये पैसा मिलने की एंट्री है और इसमें केवल वही राशि दिखाई जाएगी जितनी वास्तव में मिल रही है। जो राशि हमें नहीं मिल रही है या जो आदत्त याचना की राशि है उसको हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं, केवल मिली हुई राशि को हम यहाँ पे दिखाते हैं। दूसरी विधि में अगर हम आदत्त याचना खाता खोलते हैं या बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो राशि हमें मिलती है उसके लिए हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, जो राशि नहीं मिलती है उसके लिए करते हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और टू शेयर उस कॉल का नाम, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, इसके सामने मैंने लिख दिया है। अब एक विशेष बात यह है कि चूँकि यह प्रश्न छात्रों को सॉल्व करना है, आपको हल करना है, आपको बोर्ड की परीक्षा देनी है, तो ऐसी स्थिति में एक बात को ध्यान में रखना है कि ये नोट्स में, ये परीक्षा में नहीं लिखना है आपको, केवल आपकी जानकारी के लिए है कि छात्रों को प्रश्नों को हल करते समय कॉल्स इन एरियर अकाउंट बना लेना चाहिए, क्योंकि इससे आगे हरण के समय प्रश्न को हल करने में सहायता मिलती है। एक्चुअली जब हम हरण करने लगते हैं, आगे का यह प्रोसेस है कि जब हम किसी भी अंश की को हम हरण करते हैं, जब्त करते हैं, तो वैसी स्थिति में हमें उन अंशों पे कितनी याचनाएं कहाँ कहाँ नहीं मिली हैं, इस राशि की आवश्यकता पड़ती है। तो इस एंट्री में वो अमाउंट कहीं दिखाया नहीं गया है तो हमें इसे कैलकुलेट करके अलग से रखना पड़ता है। जबकि अगर हम ये एंट्री कर दें तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अमाउंट हमारा शो होता रहता है इस एंट्री में, तो हमारे लिए आगे काम सरल हो जाता है। तो इसलिए छात्रों आपको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बना लेना चाहिए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आदत्त याचना राशि एक्चुअली होती क्या है, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। सपोज दैट कोई कंपनी है, कंपनी ने इशू कर दिया 5000 शेयर्स को, 5000 यूनिट्स कंपनी के द्वारा इशू कर दी गई हैं और इस पे जो राशियां मांगी गई हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल,
सेकंड एंड फाइनल कॉल ही बना लेते हैं हम इसको, और इसकी टोटल वैल्यू हम मान लेते हैं 10 रुपया है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 3 2 5 कर लेते हैं, यहाँ 3 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं। इस तरह से ये 10 रुपये मेंटेन हो जाते हैं। अब सपोज दैट इन अंशों पे आवेदन की धनराशि हमें मिल गई, तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, इसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं 5000 गुणे 3, ये 15000 अमाउंट आ जाता है। यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे सपोज दैट इन 5000 अंशों में से हमें 300 अंशों के अंशधारियों ने पेमेंट नहीं किया, तो इसको हम देखते हैं कि 5000 अंश पे हमने पैसा मांगा था, इसमें 300 अंशों के अंशधारियों ने पेमेंट नहीं करी है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल 4700 अंशों का पैसा आया है और इसकी फ़ीस है 2 रुपया। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 1 9, 9400 रुपये इसके बनते हैं। क्लियर हुआ छात्रों? अब यहाँ पे 9400 रुपये बनते हैं, तो कॉल्स इन एरियर कितना हुआ? 300 अंशों का 2 रुपये के हिसाब से 600 रुपये हमारा कॉल्स इन एरियर हो गया। तो जब हम इसकी एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के टाइम पे हमें कॉल्स इन एरियर में 600 दिखाना है और अलॉटमेंट की धनराशि मिलने वाले में 9400 दिखाना है, और टोटल अलॉटमेंट में मीन्स अगर ये इस एंट्री को हम बनाते हैं तो यहाँ पे हमें लिखना है बैंक अकाउंट में 9400, यहाँ पे 9400, यहाँ दिखाएंगे 600, और ये हमारा चूंकि हमने इस पर मांगा कितना 5000 अंशों पे 2 रुपये के हिसाब से 5 दूनी 10,000 होता है, तो यहाँ पे हम इसको 10,000 दिखाते हैं। तो इस तरह से ऐसे ही सपोज दैट यहाँ पे 300 अंशों का पैसा नहीं मिल रहा था, आगे 200 अंशों का अंशधारियों ने और पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे मान लीजिए हमें 500 अंशों का पैसा नहीं मिला, तो मांगने के लिए 5000 अंशों पे हम मांगते तो पूरा है, 5000 अंशों में हम 3 रुपये के हिसाब से 5 3 15,000 रुपये हम मांगेंगे, लेकिन हमें सूचना मिली कि हमें 500 अंशों पे 3 रुपये के हिसाब से नहीं मिल रहा है। मतलब 300 पहले ऐसे थे जिन्होंने भुगतान नहीं किया है और 200 के नए आगे जिन्होंने भुगतान नहीं किया, टोटल 500 अंशों पैसा नहीं मिला है, तो 5 तिहाई 1500 रुपये हमें नहीं मिल सका है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 10 में से 5 गया 5, 4 में से गया 3, मीन्स 13,500 रुपये हमें रिसीव होगा, 1500 रुपये हमें नहीं रिसीव होगा, टोटल 15,000 मांगा था। तो यहाँ पे जो एंट्री बन जाती है वो एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट में हम दिखा देंगे 13,500, जो पैसा नहीं मिल रहा है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट में हम दिखा देंगे 1500 रुपया, यहाँ 13,500, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में हम दिखा देंगे टोटल हमने कितना मांगा था 15,000। इस तरह से छात्रों हम इस एंट्री को करते हैं और कॉल्स इन एरियर को शो करते हैं। अब इसमें एक बात जानने की और है, वो ये है कि अगर कोई धनराशि अदत्त याचना के रूप में बैलेंस रह जाती है और अंशधारी इसे आगे की याचनाओं के साथ भुगतान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी ने यह डिसाइड किया है कि चूंकि इतना लेट ये पेमेंट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करेगी, उस अवधि के लिए ब्याज ले लेती है। तो हम देखते हैं इसके लिए एंट्री, इसकी थियरी क्या है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के लिए कंपनी अदत्त याचना राशि पर विलंब की गई अवधि के लिए ब्याज वसूलने का अधिकार रखती है यदि कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ, ये ध्यान देने की आवश्यकता ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि कॉल्स इन एरियर का जो परसेंट है वो उसकी क्या तालिका है, तो आपको बताना होगा। वो 2013 में तालिका एफ है तो अपनाती है, तो ब्याज की दर 10% फिक्स है उसमें, तालिका एफ में कॉल्स इन एरियर पे ब्याज की दर 10% वार्षिक रखी गई है, जिसकी विलंब की अवधि पर गणना की जाती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, तालिका एफ इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ये भी 10% हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छात्रों इसको ध्यान में रखना है। अब हम देख लेते हैं इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो एंट्री करने के बारे में ये सेकंड पेज पे हमने इस पे मेंशन कर रखा है कि जब ब्याज की राशि देय होती है तो वहाँ पे एंट्री करेंगे हम शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ये इस अमाउंट को हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फार्मूला काम करेगा, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटू टाइम, यहाँ पे जितना टाइम हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे टाइम में हमारा 12 वर्ष वार्षिक है, चूँकि ये रेट वार्षिक है तो इसलिए बटे 12 करेंगे, तो और इंटू 100 क्योंकि रेट का 100 लगाना होगा आपको। तो इस फार्मूले पर हम रखेंगे तो हमें ड्यू अमाउंट आ जाएगा। फिर जब वो अमाउंट हमें मिलता है तो उसके लिए एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है,
क्योंकि ये अमाउंट शेयर होल्डर्स हमें मिल रहा है। और फिर चूँकि ये फ़ायदा होता है कंपनी के लिए, आदत्य याचना पे मिलने वाला जो ब्याज होता है वो कंपनी के लिए फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा होने के नाते इस अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। तो ये ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब इसमें तीसरी बात ये आती है कि इस अमाउंट को हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आदत्य याचना राशि को चिट्ठे के बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में शेयर कैपिटल शीर्षक के अंतर्गत याचित पूंजी मींस कॉल्ड अप कैपिटल में से घटाकर दिखाया जाता है, और घटाने के बाद जो राशि बचती है वो कंपनी की प्रदत्त पूंजी या पेड अप कैपिटल के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे हमने आपसे कॉल्स इन एरियर क्या होता है इसके बारे में बात कर लिया। इसके लिए सिंपली क्या एंट्री होती है, दिखाते हैं तो क्या एंट्री होती है, नहीं दिखाते हैं तो क्या एंट्री होती है, इस पे जो ब्याज लगता है उस ब्याज की दर क्या होती है, किस टेबल के अंतर्गत उसकी ब्याज की दर निर्धारित की गई है, और ब्याज पे क्या प्रविष्टियाँ होती हैं तथा बैलेंस शीट में से हम कैसे दिखाते हैं। इतनी बातों पर चर्चा हमने आपसे इस वीडियो में किया है। तो छात्रों, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इस पर न्यूमेरिकल सेशन हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।